Yes, good morning children. Unit 4, work power energy and lecture number 4. The first topic is the collisions. रोज ही हम लोग बस ट्रक को लड़ते भिड़ते देखते हैं. This is the collision. But in the terms of the physics, it is defined as the mutual interaction of the bodies for a relatively short time, for a very short interval of time, as a result of which the momentum of the body and the energy of the body changes. So this is known as the collision. It is the mutual interaction of the two bodies in which the momentum and the energy of the body changes. Now the types of the collisions: the elastic collision, in which the momentum P is equal to m into v and the kinetic energy is equal to half mv square, both are conserved, is called the elastic collision. Characteristic इसकी: momentum conserved, kinetic energy conserved, total energy conserved. For an example, collisions between the atomic particles are considered as the elastic in nature. Collisions between the ivory balls, और जिसको आपने छोटे में खेला हो तो मैंने तो खेला है, वो कंचे जिसको बोलते हैं, ग्लास बॉल्स. आइवरी बॉल्स हो तो बहुत ही अच्छी हाथी के दांत की बनी हुई हो तो ठीक है, नहीं तो कंचे की बॉल जो कंचा होता है उसको भी, उनका भी कोलिजन जो है वो ऑलमोस्ट इलास्टिक माना जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस जो है बहुत कम होती है. नाउ सेकेंड इज द इन इलास्टिक कोलिजन. Here the momentum is conserved but there is a loss of kinetic energy, that means the kinetic energy is not conserved. So here the characteristic, if you see, momentum is conserved, kinetic energy is not conserved and the total energy is conserved. जैसे cricket ball thrown on the water surface, mud thrown on the wall gets stuck to the wall. इस केस में देख लीजिए कि there is a total loss of kinetic energy, यानी कि यहाँ से आपने गोबर या मड फेंका और वो दीवार में जाके चिपक गया, इसका मतलब देयर इज अ टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है. जैसे मीटियोराइट्स कोलाइड्स विथ अर्थ एंड गेट्स बरीड इनटू द अर्थ. नाउ सेकेंड इज द इलास्टिक कोलिजन इन द वन डायमेंशन. वी आर कंसीडरिंग द बॉडी ए एंड बी. अच्छा, कोलिजन के बाद हम क्या जानना चाहते हैं? मान लीजिए कि दो बॉडीज एक डायमेंशन में चल रही हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, दिस इज द ड्यूरिंग द कोलिजन. एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे और फिर उसके बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सब कंजर्व रहेगा. तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो गई है और v2 हो गई है. तो इन एन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व. बिफोर कोलिजन m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू, आफ्टर द कोलिजन m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेंगे तो हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर. इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर लेंगे तो m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा. इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. u1 को अगर हम एक तरफ ले आए तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. सर अब ले लेते हैं हम u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. इससे हम अगर v2 की वैल्यू निकालना चाहें तो u1 माइनस u2 और ये v1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस v1 हो जाएगा. नाउ टेक द इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी m1 विद इन ब्रैकेट u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. तो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 और v2 की जगह हम रख देंगे u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2. इसको सॉल्व करेंगे, ओपन कर लेंगे तो ये आप इससे आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी. और v1 क्या है? जब कोलिजन के बाद
बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो बॉडी ने कोलाइड किया, जो इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 और u2 से चल रहे थे उनमें दोनों में कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद ए की वेलोसिटी कितनी हो गई वो इस फॉर्मूले से निकल करके सामने आ जाएगी, यानी v1 इज इक्वल टू u1 विद इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 प्लस 2m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आप बार बार लिखते रहेंगे जिससे कि ये आपको याद हो जाए, हर जगह लिखेंगे ये फॉर्मूला। सिमिलरली, अब बाकी कोई कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, अब देखिए सिमिलरली इज़ अ वेरी गुड वर्ड इन इंग्लिश। तो v2 इज इक्वल टू, जहाँ पे u1 लिखा है वहाँ पे u2 हो जाएगा, जहाँ पे m1 लिखा है वहाँ पे m2 हो जाएगा, जहाँ पे m2 लिखा है वहाँ पे m1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम v2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हमें यही तो पता करना था कि कोलिजन के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से v1 और v2 दोनों ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा u2 m2 माइनस m1 प्लस 2 m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह m2 प्लस m1 लिखेंगे तो भी वही चीज़ है, तो m1 प्लस m2 ही लिखें जिससे सिमेट्री बनी रहे। तो v1 और v2 यानी कोलिजन के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और बॉडी बी की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। अब अगर स्पेशल केसेस की बात कर लें कि अगर दोनों बॉडीज़ के मासेस इक्वल हैं, व्हेन द m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो v1 इज इक्वल टू u1 m माइनस m हो जाएगा प्लस 2m इंटू u2 अपॉन m प्लस m, ये 2m हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा और v2 के उसमें वैल्यूज़ रख देंगे, m1 और m2 की वैल्यू सेम रख देंगे तो v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। तो अगर दोनों बॉडीज़ के मासेस a और b के मासेस सेम हैं और उनमें एक ही लाइन में कोलिजन हो रहा है तो आफ्टर द कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, यानी कि a जो है वो बॉडी b की वेलोसिटी से चलने लगेगा और b बॉडी a की वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। इसका सेकंड केस एक देख लीजिए कि अगर बॉडी a तो अपनी वेलोसिटी u1 से चली जा रही है इनिशियल वेलोसिटी से, लेकिन जिस पे जाके ये टकरा रही है टारगेट बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। दैट मीन्स u2 इज इक्वल टू 0 और दोनों के मासेस भी इक्वल हैं। तो आप v1 का फॉर्मूला लिखिए, ये बार बार मैंने खुद भी इसीलिए लिखा है कि जब ये बार बार ये फॉर्मूले इतने लंबे चौड़े आप बार बार लिखेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो v1 इज इक्वल टू u1 m1 माइनस m2 था तो m माइनस m हो गया प्लस 2 m2 इंटू u2 की वैल्यू 0 है बिकॉज द टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। टारगेट बॉडी में जिससे कि वो जाके कोलाइड कर रही है उस वो रेस्ट पे है, तो m प्लस m, तो इससे v1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गई, यानी कि पहली बॉडी जब उससे जाके कोलाइड होगी तो पहले ए बॉडी जा करके रुक जाएगी। दूसरे बॉडी का देखिए क्या पोजीशन आता है, v2 का फॉर्मूला लगा लीजिए तो v2 इज इक्वल टू आ रहा है u1 आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m एंड u2 इज इक्वल टू 0। अगर ये पुटअप करते हैं तो v2 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा। तो आफ्टर द कोलिजन देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि A तो जा करके रुक जाएगा और B जो है वो A की वेलोसिटी से चलना शुरू किया कर देगा। कभी कभी कंचे खेलते समय जब हम लोग वहाँ पे दूसरी जगह कंचा रखा होता था और यहाँ से फेंकते थे तो ऐसा लगता वो जो है वो A वाला जो है पहला वाला जो फेंका है हमने वो जाके रुक जाता था और दूसरा वाला मूव कर देता था। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो, लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। तो A बॉडी जा करके B रुक जाएगी और B बॉडी A की वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगी। तो थर्ड केस देख लीजिए, अगर एक A का मास बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो m1 है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 और B बॉडी रेस्ट पे है, तो v1 का फिर फॉर्मूला आप लिखिए u1 m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 u2 0 है m1 प्लस m2, v1 इज इक्वल टू u m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 प्लस m2, m1 जो है वो बहुत बड़ा है और m2 इसके सामने नेग्लिजिबल है, तो m1 में कुछ बहुत छोटा सा जोड़ देंगे तो कितना आएगा, m1 ही आएगा। जैसे एक बोरी चावल हो उसमें एक दाना चावल का और ऐड कर लो तो कितना आएगा, एक बोरा ही कहा जाएगा। तो m1 प्लस m2 यानी कि m2 इतना छोटा है कि उसमें m1 में अगर जोड़ दिया गया तो भी कितना ही आएगा, m1 ही रहेगा। तो v1 इज इक्वल टू u1 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2, u1 m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा तो v1 इज इक्वल टू u1 हो जाएगा।
सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द V2, यहाँ पे U2 0 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए तो V2 इज इक्वल टू 2 इंटू U1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए और भी इंटरेस्टिंग है, पहला केस भी इंटरेस्टिंग था, ये और भी है कि अगर A बॉडी बहुत बड़ी है और B बॉडी बहुत छोटी है तो दोनों जाके जब कोलाइड होंगे तो A तो अपने मस्त तरीके से अपनी वेलोसिटी से चलता रहेगा, लेकिन B बॉडी चूंकि बहुत छोटी है वो इसलिए वो पहली बॉडी की डबल स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि अगर बहुत बड़ी बॉडी बहुत छोटी बॉडी से कोलाइड करता है, यानी कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, अगर कोलाइड करता है तो V1 जो है वो अपनी वेलोसिटी से, यानी कि A बॉडी जो है वो अपनी जिस वेलोसिटी से चल रहा था, यानी B का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी वेलोसिटी से चलता रहेगा, और जो B बॉडी जो छोटी बॉडी है वो A की दुगनी वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। चलिए और देखिए, एक और इंटरेस्टिंग केस है कि अगर A बहुत छोटी बॉडी है और B बहुत बड़ी बॉडी है तब क्या होगा, यानी कि M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो M1 नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे हमने किसको नेग्लेक्ट किया था? M2 को नेग्लेक्ट कर दिया था, बिकॉज M1 बहुत बड़ा था। यहाँ पे M2 बहुत बड़ा है इसलिए M1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, M1 कैन बी नेग्लेक्टेड। V1 का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला बार बार लिखिएगा आगे चिल्ड्रन, जिससे आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएं, नहीं तो नहीं याद होंगे। तो ये बार बार आप फॉर्मूले लिखेंगे तो उससे याद हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू माइनस U1 आ जाएगा और V2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि अगर A बॉडी बहुत छोटा है और B बॉडी बहुत बड़ा है और रेस्ट पे है, तो A जो है वो B बॉडी से जाके टकराएगा, तो क्या होगा, B में तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि B पहले से ही रेस्ट पे, इतनी बड़ी बॉडी है, और छोटी सी बॉडी जाकर के, जैसे चींटी जो है वो हाथी से जाके टकरा जाए तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो अच्छा, जैसे एक बॉल का केस ले ले फिजिक्स के टर्म्स में, बॉल को हमने वॉल पे किया तो बॉल तो खिसकेगी नहीं, और अब क्या होगा, बॉल जो है वो फिर आपकी तरफ रीबाउंस कर जाएगी। तो यही आया है आपका V1 इज इक्वल टू माइनस U1 आया है, यानी कि B बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ी बॉडी है, और A उससे टकराने के बाद फिर आपकी तरफ बाउंस बैक होकर के आ जाएगी। तो V2 इज इक्वल टू 0 आएगा और V1 इज इक्वल टू माइनस U1 आ जाएगा। अब आ जाइए सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज द इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में आपको हमने बताया है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। दोनों का कॉमन फीचर क्या है इलास्टिक और इन इलास्टिक का, कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये बिफोर द कोलिजन है, ये ड्यूरिंग द कोलिजन है, एंड दिस इज आफ्टर द कोलिजन। एक चेंज आएगा यहाँ पे, दोनों बॉडीज जो है इन इलास्टिक के केस में कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी कि स्टक कर जाएंगे, और फिर दोनों बॉडीज एक सेम वेलोसिटी से चलना शुरू कर देंगे। जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, बॉडी A एंड बॉडी B स्टक टुगेदर एंड दिस विल मूव विद द वेलोसिटी v। तो इन एन इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, तो वही फॉर्मूला आपका आ जाएगा, v इज इक्वल टू m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज द इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इसका मतलब कि कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, तो डेल्टा k इज द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक k I माइनस k f, I is representing the initial and f is representing the final, तो k I minus k f that is equivalent to delta k. Delta k is the loss in energy. तो delta k is equal to half m1 into u1 square plus half m2 into u2 square minus half, फिर दोनों बॉडीज स्टक हो गए हैं तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, यानी कि दोनों बॉडी एक ही बॉडी की तरह से कंसीडर किए जाएंगे, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी भी सेम हो गई है तो v स्क्वायर, तो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। इसमें यहाँ पे v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा सा इसको अलग से करके देख लेंगे। m1 प्लस m2 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, और इसको जब एलसीएम आ जाएगा तो इसको सॉल्व करते जाएंगे, m1 प्लस m2 एलसीएम आएगा। यहाँ पे भी देखिए m1 प्लस m2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे हमने इसीलिए 1 लिख लिया, m1 प्लस m2 एलसीएम आ गया, तो ये चीज़ बचेगी। और फिर जब इससे करेंगे तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी कैंसिल्ड आउट हो जाएंगी और बचेगा डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 इंटू m2 टू u1 इंटू u2 माइनस u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हाफ u1 स्क्वायर माइनस प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 इंटू u2, यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ये चेंज हो जाएंगे और थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। m1 प्लस m2 डेल्टा के इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2 एंड दिस बिकम्स u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने वेलोसिटी निकाल ली है कोलिजन के बाद और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा ये सेकंड इक्वेशन से हमने निकाल लिया है। इफ़ u1 इज ग्रेटर देन u2 तो हमेशा डेल्टा के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नाउ सी द स्पेशल केसेस, m1 और m2 इज इक्वल टू m अगर हो तो फिर इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, बार बार फॉर्मूले लिखेंगे। तो v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 बाई 2 ये a हो जाएगा और डेल्टा k की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 4 इंटू m u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सेकेंड केस देखिए u2 यानी टारगेट बॉडी अगर रेस्ट पे हो तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। u2 0 है तो v इज इक्वल टू m1 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये इक्वेशन आ जाएगी। और डेल्टा k की वैल्यू जो है वो u2 की वैल्यू 0 तो m1 इंटू m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। थर्ड केस अगर a बॉडी बहुत छोटी है और वो जाके कोलाइड करती है, ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 तो m1 को नेग्लेक्ट कर देंगे और इससे v वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, यानी कि दोनों बॉडी कोलिजन के बाद चलना बंद कर देंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। लॉस ऑफ द एनर्जी कितना होगा वो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। डेल्टा के इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बाई 2 m1 इंटू u1 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व बाद में करेंगे क्योंकि अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे जगह नहीं थी। तो इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, अच्छा NCERT के क्वेश्चन की एक खास बात यह है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर a neutron of high speed 10 raised to power 7 meter per second must be slowed down to 10 raised to power 3 meter per second। यानी कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर सब लोग जानते हैं उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती है या तो फिजन रिएक्शन होती है, क्योंकि अभी फ्यूज़न रिएक्शन हम लोग नहीं करा पाए हैं, वो केवल नेचुरली होती है सन पे या स्टार्स पे जहाँ से इतनी एनर्जी आती है। अभी हम लोग केवल न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए। तो वो न्यूट्रॉन की हाई स्पीड जो है वो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से स्लो करके 10⁻3 मीटर पर सेकेंड पे आ गई है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरेक्टिंग विद द यूरेनियम 235, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, यूरेनियम 235 इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 235 है, कॉजिंग द फिजन रिएक्शन। शो दैट द न्यूट्रॉन कैन लूज most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium। deuterium का फॉर्मूला 1H2, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 1H1 प्लस 1H2 एंड 1H3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। और द कार्बन which has a mass of only few times the neutron mass, the material making up the light nuclei यूजुअली हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O और द ग्रेफाइट इट इज़ कॉल्ड द मॉडरेटर। ये जब न्यूक्लियर रिएक्टर आप पढ़ेंगे उस समय आपको ये कूलेंट, मॉडरेटर ये सब आपको बताया जाएगा। तो दिस इज़ ओनली द क्वेश्चन विच आई हैव रेड फ्रॉम द NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पता हो गया, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करा करके तब यूरेनियम से रिएक्शन कराया जाता है, क्योंकि अगर बहुत हाई स्पीड पे होगा तो वो उसको क्रॉस करके निकल सकता है, तो इसलिए उसको पहले स्लो कराया जाता है फिर यूरेनियम से फिजन रिएक्शन कराया जाता है। तो इस तरीके से आपके ये हाइड्रोजन के आपके आइसोटोप्स यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये सब के बारे में आपको नॉलेज हो गया। और आपका हैवी वाटर का फॉर्मूला आपको पता चल गया।
इसी तरीके से व्हाट इज़ द मॉडरेटर, यानी कि हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में या ग्रेफाइट आपका मॉडरेटर की तरह से वर्क करता है। इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।